हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है पुतिन की भारत यात्रा। भारत रूस की करीबी पर ट्रंप की नज़र। नॉट रियली। क्या अमेरिका को हो रही है जलन? आई डोंट थिंक सो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा न्यूज़ बिल्कुल नहीं देखी, ना न्यूज़पेपर्स में, ना कहीं डिबेट्स में, ना कहीं ऐसे जिसमें बहुत कुछ चल रहा हो इस चीज़ के बारे में। ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। सिर्फ इतना ज़रूर मेंशन हुआ है कि हाँ, मिस्टर पुतिन आ रहे हैं 2 दिन के लिए, बातचीत होगी, एंड दैट्स ऑल देयर इज़। सो नहीं, ट्रुथफुली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बट देखते हैं वीडियो में क्या है। दोस्तों साइड हट जाओ, बगल हट जाओ, नीचे बैठ जाओ, क्योंकि मोदी जी के माय फ्रेंड पुतिन भारत पधार चुके हैं। अब चारों तरफ झालरों की लड़ियां लगा दी जाएंगी, रूसी गीत बज उठेंगे और माहौल एकदम चौचक कर दिया जाएगा। मगर पुतिन की इस यात्रा के पीछे भारत के अपने बड़े फायदे हैं, उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। शुरू करते हैं। Prime Minister Modi there in person, breaking protocol, right there at the red carpet to welcome Mr. Putin as he touches down on Indian soil. Now, Russian President Vladimir Putin is in India for his 2-day state visit for the 23rd India-Russia Annual Summit. Prime Minister Modi. देखिए, लोगों को जितने भी हैं ब्रेकिंग प्रोटोकॉल कर रहे हैं, तो प्रोटोकॉल क्या है बता देना। कॉमन सेंस तो यही है कि अगर एक लीडर किसी कंट्री का आ रहा है और दूसरा लीडर उसको रिसीव करने जाता है, देन इट इज़ ओके। दे आर बोथ इन द सेम लेवल। दोनों लेवल पे अगर एक दूसरे को मिले जा रहे हैं, देर इज़ नो प्रोटोकॉल दैट इज़ एक्चुअली बीइंग ब्रोकन, जहाँ तक मुझे लगता है, बिकॉज देर आर सेम लेवल। बट एनी हाउ, लेट्स सी कि क्या होता है। ऐसे प्रोटोकॉल तो सदियों से तोड़े गए हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। सो दिस इज़ गुड कि फ्रेंडशिप है, अच्छी बात है। Copy of the Bhagavad Gita to President Putin. This was yesterday itself when President Putin in fact just Very good. arrived. देखिए, रिसेंटली पुतिन को चीन में पीएम मोदी की जान बचाने का क्रेडिट दिया जाता है। अब ये कितना सच है और कितना झूठ, ये तो एजेंसीज या भगवान ही जाने। लेकिन रूस हमेशा से भारत का एक रिलायबल पार्टनर रहा है और हमेशा हमारी मदद की है रूस ने। 4 दिसंबर 2025 की शाम को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जहाज के उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पालम एयरपोर्ट पर उनको वेलकम किया। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, गले लगे, रेड कार्पेट पर साथ चले, जो भारत रूस मित्रता की अनऑफिशियल एक्सप्रेशन था। ये एक इशारा था, क्योंकि आमतौर पर विदेश मंत्री या अन्य अधिकारी स्वागत करते हैं, लेकिन मोदी ने पुतिन के पिछले एससीओ समिट में किए गए इसी तरह के सम्मान का जवाब दिया। एयरपोर्ट से निकलते समय कुछ अलग हुआ, जहां पीएम मोदी ने अपनी नॉर्मल इट इज सिमिलर, जो मिस्टर पुतिन ने किया है वही किया जा रहा है, विच इज गुड। रेंज रोवर या बख्तरबंद एसयूवी की बजाय सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर में पुतिन के साथ सवारी की। फॉर्च्यूनर को स्पेशली बुलेट प्रूफ ग्लास, टाउन क्लास सिक्योरिटी फीचर्स और ऑफ कोर्स, वो तो बहुत पावरफुल गाड़ी बना दिया होगा। मजबूत इंजन से लैस किया गया, जो हाई सिक्योरिटी वाले काफिले में रिलायबल साबित होती है। पुतिन ने खुद कहा कि ये उनकी पहल थी, जैसा कि पहले एससीओ में ऐसा किया गया था। ये ऐसा जेस्चर था जो दोस्ती का प्रतीक है और ट्रंप जैसे ग्लोबल प्रेशर के बीच मजबूत स्ट्रैटेजिक साइन भी। खैर, वापस से फॉर्च्यूनर पर आते हैं। ये चॉइस महाराष्ट्र पुलिस की सिक्योरिटी फ्लीट ने किया, जो दिल्ली का दिख रहा था कि एमएच था उसका लाइसेंस प्लेट पे, में नियमित रूप से यूज होती है और इसकी मजबूती व कम मेंटेनेंस इसे आइडल बनाता है। ठीक है, जापानीज गाड़ी है, नो प्रॉब्लम। ये कारपूल डिप्लोमेसी एक ग्लोबल मैसेज देती है दोस्तों कि भारत रशिया के ये मिस्टर पुतिन ने भी एग्जैक्टली यही किया था। मिस्टर मोदी को लेके गए थे अपनी गाड़ी में। संबंध कितने मजबूत हैं। एयरपोर्ट से सीधे पीएम अपने आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने लगभग 3 घंटे की अनऑफिशियल चर्चा की, निजी डिनर किया, बायलैटरल संबंधों पर गहराई से बातचीत भी हुई। पहले रूस में मोदी को इसी तरह सम्मानित किया गया था। डिनर में डिफेंस, एनर्जी और बिजनेस जैसे सब्जेक्ट्स पर अपडेट किए गए। इसके बाद 5 दिसंबर यानी आज हैदराबाद हाउस में बायलैटरल मीटिंग, वर्किंग लंच, संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्टेट बैंक्वेट भी तय है। पुतिन की यात्रा दोस्तों ऐसे टाइम में हुई है जब दुनिया का पावर बैलेंस तेजी से बदल रहा है। अमेरिका चीन कंपटीशन, यूरोप में इंस्टेबिलिटी और वेस्टर्न इकोनॉमिकल प्रेशर के बीच भारत के लिए रशिया के साथ कनेक्शन बनाए रखना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी बिना किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंसी बढ़ाए खुद को मजबूत करने का सिंबल है। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को किसी एक तरफ की कठपुतली बने बिना साधना चाहता है। नहीं, अच्छा है। देखिए, इंडिया ने बहुत कमाल किया कि SU-57 का कुछ नहीं किया, ऑयल का कुछ नहीं किया, तो बेसिकली कोई बड़ी डील नहीं हुई। एवरीथिंग वाज वेरी बैलेंस्ड। और रशिया के साथ पार्टनरशिप उसे मल्टीपोलर डिप्लोमेसी के ये तो मेरे ख्याल से पुराना फुटेज है, सेंटर में लाती है। ऐसे में जुलाई 8 का। रूस के साथ हमारी सालों पुरानी दोस्ती को अमेरिका भी समझता है। भारत के लिए दुनिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन आज की दुनिया में भारत दुनिया को भी अपना मार्केट बनाना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट देश ये नहीं चाहते कि भारतीय बाजार इतना ज्यादा बढ़े कि दुनिया हमें नहीं, इसमें अमेरिका को लेना देना नहीं है। अमेरिका गेव नो स्टेटमेंट। खरीदार की जगह एक व्यापारी की तरह देखने लगे। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को रशिया अभी भी सपोर्ट करता है, अपना समर्थन देता है। बट चाइना नहीं करता, वो तो पता ही है हमें।
में पुतिन ने एक बार फिर इस मुद्दे पर अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जताकर ये साफ किया कि भारत के ग्लोबल रोल को लेजिटिमेसी दिलाने में रूस एक रिलायबल पार्टनर बना रहेगा। इससे भारत के इंटरनेशनल रेपुटेशन और आइडियोलॉजिकल बैलेंस दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। भारत दुनिया में न सिर्फ अपनी पहचान को मजबूत करेगा बल्कि अपनी सोच को भी दुनिया के सामने रखेगा कि हम एक मजबूत देश की तरह अपनी शर्तों पर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत रशिया बिजनेस फिलहाल लगभग 65 से 70 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। नए समझौतों में 2030 तक इसे 100 अरब डॉलर तक ले जाने का 100 बिलियन टारगेट तय किया गया है। इसमें एनर्जी मेन यही था बस, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है बट इट वाज नॉट ज़्यादा अबाउट डिफेंस। फार्मिंग, डायमंड और डिफेंस बहुत अच्छा काम किया है। ये सब चीज़ें जो अदर देन डिफेंस सारी चीज़ें इज़ गुड, क्योंकि आपके नेशनल इंटरेस्ट में लफड़ा नहीं होता। डिफेंस इज़ वेरी डेंजरस। जो आपको डिफेंस में तो कुछ इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके मतलब अगर कैपेबिलिटी हो तो नेवर इंपोर्ट एनीथिंग फॉर डिफेंस। दोनों देशों ने इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने और बिजनेस एंटरप्राइज के लिए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम करने पर भी सहमति जताई है। दोनों सरकारें ये समझती हैं कि बिजनेस को केवल बड़े प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि छोटे और मीडियम बिजनेसेस यानी एसएमईज की भागीदारी से भी तेजी मिलती है। नहीं, ये तो डिपेंड करता है। जब छोटे करेंगे बिजनेस तो बोलेंगे छोटे अच्छे हैं, बड़े करेंगे तो बड़े बड़े अच्छे हैं। ये तो ऐसा पॉलिटिक्स है। इसी सोच के तहत भारत और रशिया ने ये सहमति बनाई है कि वे इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेंगे, रूल्स को सिंपल बनाएंगे और ब्यूरोक्रेटिक अड़चनों जैसे परमिट, टैक्सेशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियरेंस को कम करने के लिए पॉइंट ये सब तो पहले भी कर सकते थे, राइट? काम करेंगे। इसका पर्पस है भारतीय और रूसी बिजनेसमैन आसानी से एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच सके और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा सके। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि भारत अपनी मेक इन इंडिया नीति के हिसाब से रूसी इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना चाहता है, जबकि रशिया वेस्टर्न सैंक्शन और रिस्ट्रिक्ट। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात वही थी कि जो हमारे सिविलियन इलेक्ट्रिसिटी के न्यूक्लियर एनर्जी से बनेगी इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ ग्रेट। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। एक स्टेबल और रिलायबल फाइनेंशियल पार्टनर के रूप में देखता है। आने वाले सालों में ये पार्टनरशिप केवल कमोडिटीज के बिजनेस तक सीमित नहीं रहेगी वो बल्कि ठीक है, बट रशिया इज़ अ वेरी स्मॉल इकोनॉमी कंपेयर टू इंडियन इकोनॉमी। वो बेरली 2-2.5 ट्रिलियन है और इंडिया जो है 4 से ऊपर हो चुकी है, तो वो हमसे आधे के करीब आप कह सकते हैं उनकी इकोनॉमी है। पर इनोवेशन सेंटर और जॉइंट प्रोडक्शन यूनिट राइट, इट इज़ नॉट लाइक चाइना की जहाँ इंडिया की 4 ट्रिलियन है, चाइना की 19 ट्रिलियन है और यूएसए की 30 ट्रिलियन और रशिया की 2.5 ट्रिलियन। तो रशिया बहुत छोटा है इकोनॉमी के मामले में। एक्सपांशन की तरफ बढ़ेगा। रशिया भारत के लिए लंबे समय से एनर्जी सप्लाई का भी एक रिलायबल और किफायती सोर्स रहा है। Yes. कच्चे तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस के एरिया में रूस ने न केवल रियायती दरों पर सप्लाई, अभी तो यही न्यूज़ थी कि जबकि उन्होंने ऑफर किया है कि काफ़ी देंगे, मगर ड्यू टू सैंक्शंस रशिया से हम लोग कम ले रहे हैं ऑयल और कम हो रहा है। है बल्कि जियोपॉलिटिकल प्रेशर और वेस्टर्न प्रेशर के बावजूद भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी है, खासतौर पर पिछले कुछ सालों में जब मगर अब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ जहाँ पे हम उनसे ज़्यादा ऑयल लेंगे। ग्लोबल मार्केट में एनर्जी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखा गया, तब रशिया से सस्ता तेल इंपोर्ट करके भारत ने न केवल अपनी एनर्जी कॉस्ट को कंट्रोल किया बल्कि इन्फ्लेशन पर भी कंट्रोल करेक्ट, करने वो में पहले यहीं से शुरुआत हुई थी। करेक्ट, सफलता पाई। इनफैक्ट कई बार भारत को दबाने की कोशिश की गई कि भैया आप लोग रशिया से क्यों खरीद रहे हो तेल, एनर्जी क्यों डील कर रहे हो। इस पर जयशंकर साहब ने कई बार कड़क जवाब दिया है विदेशियों को। हेलो नहीं, कड़क बहुत अच्छे जवाब दिए, मगर एंड ऑफ द डे जब सैंक्शन लगे हैं तो इंडिया ने बंद कर दिया है या रिड्यूस कर दिया है रशिया से लेना भी ऑयल। आप जाके चेक कर सकते हैं स्टैट्स कि जब से सैंक्शन लगे हैं रॉसनेफ्ट में और एक और थी ल्यूक ऑयल, तब से इंडिया ने उनसे लेना बंद कर दिया है और ऑयल अब रशिया से हम कम करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सैंक्शंस। तो हुआ ये है, ये पुरानी बात है जो बोल रहे थे, ओल्ड टॉक है ये। The West and the United States are so concerned. Why don't they allow Iranian oil to come into the market? Correct. Why don't they allow Venezuelan oil to क्योंकि इन सबसे यूएसए का पंगा है, दैट्स व्हाई। come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. करेक्ट, क्योंकि आप खरीदते थे उन लोगों से जिससे यूएसए का पंगा हो चुका है, जो डिक्टेटरशिप से है। And then अगर वेनेजुएला में डेमोक्रेसी होती तो अच्छी बात होती, ईरान में डेमोक्रेसी तो अच्छी बात होती, इन सब जगहों में डिक्टेटरशिप है। सो दीज आर बैड एक्टर्स, दीज कंट्रीज आर नॉट दैट ग्रेट कंट्रीज। प्रॉब्लम ये है, और वही कंट्रीज हैं जिनमें लफड़े हो रहे हैं वो सस्ता बेचती हैं। तो चक्कर ये था। not go into the market and get the best deal for your people. अब देखिए दोनों देशों के बीच एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट पर काम हो रहा है जो इस एनर्जी पार्टनरशिप को और अधिक इंस्टीट्यूशनलाइज कर देगा। इसका मतलब होगा कि आने वाले सालों में तेल, गैस और मोस्ट प्रोबेबली न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में भी पार्टनरशिप को ऑफिशियल और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर मिलेगा। इस तरह स्ट्रक्चर तो मिलेगा बट ज़्यादा खरीदारी नहीं करेंगे आप ऑयल की, वो ऐसा ही डायरेक्शन लग रही है।
के समझौते भारत को ये भरोसा देंगे कि उसकी 80% इंपोर्टेड एनर्जी डिमांड्स में एक स्टेबल और भरोसेमंद हिस्सा रूस से आता रहेगा। अब चाहे इंटरनेशनल बाजार कितने भी अनस्टेबल क्यों ना हो, इस साझेदारी से भारत को कई लेवल पर लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। नहीं, बात बिल्कुल सही है कि डेफिनेटली जो है रशिया से जितनी भी डील्स हुई हैं उससे इंडिया को प्रॉफिट होगा और रशिया को भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि रशिया के पास ज़्यादा पार्टनर्स बचे नहीं हैं ट्रेड करने के लिए। तो इंडिया ने बहुत कमाल की ट्रेड डील्स की हैं, बट इट इज़ नॉट अबाउट डिफेंस। ये फार्मास्यूटिकल की थी कि मिलजुल के आप फार्मास्यूटिकल बनाएंगे, मिलजुल के एक्सरसाइजेस करेंगे मिलिट्री की, मिलजुल के आप जो है और चीज़ें करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएंगे, एग्रीकल्चर में जाएंगे, ये सब चीज़ें में हो रहा है। 60 बिलियन को 100 बिलियन कर देंगे, तो ये सब चीज़ों की बात हो रही है। बट जो सेंसिटिव चीज़ें थी Su-57 उसका कुछ नहीं हुआ, ऑयल ज़्यादा आएगा उसका कुछ नहीं हुआ। तो थिंक टैंक जो है इंडिया का बहुत ही समझदार है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। उन्होंने वही चीज़ों में ट्रेड किया जहाँ पे उनको लग रहा था हाँ इंडिया का फ़ायदा होगा और प्रेशर ज़्यादा इंडिया पे नहीं पड़ेगा। तो वेरी गुड वीडियो। आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।